नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने पार्ट वन जो लर्निंग थ्योरीज हैं उसका किया और इसमें हमने बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी वो थी टाइमलाइन क्या रही साइकोलॉजी के डेवलपमेंट की, या यूं कहें कि कैसे साइकोलॉजी डेवलप हुई थ्रू आउट द पीरियड। और इसके साथ साथ तीन इम्पॉर्टेंट वेव्स जो साइकोलॉजी में आई, या यूं कहें कि तीन अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट जो साइकोलॉजी में रहे, वो किस तरीके से उनका विकास हुआ और कौन कौन लोग उनसे एसोसिएट थे, जिसमें हमने बिहेवियरिज्म की बात की, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, और उसके साथ साथ हमने जो है वो सिगमंड फ्राइड की हमने बात की, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की हमने बात की। ये तीन वेव्स थे, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और साथ साथ सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस। इसके बाद जो हमने थर्ड जो अगला चीज हमने देखी वो थी कि कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म एक अलग से एक स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया, जिसकी अगेन दो वेव्स थी, जिसमें प्याजे ने पहली वेव में जो है वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए और दूसरी वेव जो है वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड थी। तो ये हमने सिर्फ एक उसका ओवरव्यू देखा, टाइमलाइन देखी, उसको समझा, कंसेप्ट का हमने मीनिंग समझा, कंसेप्ट फॉर्मेशन में कैसे हेल्प की जा सकती है उन स्ट्रेटजीज को हमने देखा, और साथ ही साथ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग जिसे हम कहते हैं उसको लेकर के भी हमने थोड़ा बहुत जो है वो उसमें चर्चा की। और नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में स्पेशली हमने हैबिचुएशन यानी कि ऐसी स्टिमुलस जिसको बार बार ऑकर होने से जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं होता है, हमें हैबिट पड़ जाती है उसकी, जैसे कुत्ते के भौंकने का हमने एग्जांपल लिया था। और सेंसेशन की हमने बात की, जैसे कि शुरू में हम उसकी तरफ कोई ऐसा रिस्पॉन्स जिसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा स्टिमुलस, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी जो इंटेंसिटी है विद द पीरियड ऑफ टाइम वो बनी रहती है या इंक्रीज होती है, तो वो सेंसेशन हमें होना शुरू हो जाती है और हम उसकी तरफ अगेन जो हमारा ध्यान है वो हमारा बढ़ जाता है उसकी ओर। तो ये फर्स्ट पार्ट था, काफी लंबा ये पूरा का पूरा रहने वाला है टॉपिक। इसको मैंने पहले भी कहा था कि मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, तो अब मैं इसका दूसरा पार्ट आपके लिए आज लेकर के आया हूं, जिसमें हम लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, कॉन्सिक्वेंसेज, ट्रायल एंड एरर, ऑब्जर्वेशन, इनसाइट, ये बहुत सी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, वाइगोत्स्की का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि क्या है ये। अगेन अगर एक वीडियो में कवर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज विल स्प्लिट इट अगेन इनटू टू पार्ट्स, और तीसरा पार्ट मैं इसका आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो सबसे पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग की अब बात कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का जब भी नाम आएगा तो क्लासिकल का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है, जो जिसकी परंपरा बहुत लंबी है। तो सबसे लंबी कंडीशनिंग की या पुरानी थ्योरी अगर किसी ने दी है, सबसे लंबे समय पहले अगर किसी ने दी है, तो वो है इवान पेवलोव। इवान पेवलोव एक ऐसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक फिजिशियन थे। उनकी रिसर्च चली हुई थी किसी अलग पर्पस पर, डॉग के स्लेवेशन को लेकर के वो रिसर्च कर रहे थे। बट उन्होंने उस समय देखा कि यार ये तो कुछ और ही नई चीज निकल के आ रही है, और बिहेवियरिज्म को उन्होंने जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया। पॉपुलर तो आगे जाके वॉटसन ने किया, लेकिन इनकी थ्योरी बेस बनी वॉटसन के लिए। वॉटसन ने अपना लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट तो किया ही किया, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा अगर इस उस एक्सपेरिमेंट में या वो अपनी बुक में बिहेवियरिज्म में किसी किसी का जिक्र किया है तो वो पैवलोव का किया है। यानी पैवलोव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंडीशनिंग में, बिहेवियरिज्म में, और इसीलिए इनकी थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, जो बहुत पहले समय बनी थी और आज दिन तक वो चलती आ रही है। अब देखिए, अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग में, तो इसमें सबसे पहले आता है यूसीएस, यूआरसी। इसको समझना बड़ा जरूरी है, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। यानी ऐसा स्टिमुलस जिसको कंडीशन नहीं किया गया है वो, और उसके प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स निकल कर आता है वो भी अनकंडीशनड होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ता जब खाने को देखेगा तो उसमें स्लाइवेशन होगी। तो ये स्टिमुलस खाना जो है ये अनकंडीशनड है, खाने को देख के आएगा ही आएगा, इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं है, इट इज नेचुरल। और इसी तरीके से रिस्पॉन्स जो कि उसमें सलाइवा सिक्रीशन होती है वो भी क्या है, दैट इज नेचुरल, उसमें भी कोई कंडीशनिंग यहाँ पर अप्लाई जो है वो नहीं हुई है। अब इसी तरीके से यूसीएस के बाद सीएस, यानी कंडीशन जब कर दिया किसी स्टिमुलस को, उसके साथ फिट कर दिया, तो कंडीशन रिस्पॉन्स निकल करके आएगा। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो फूड और सलेवेशन की हमने बात कर ली,
अब क्या हुआ, इसमें जो पैवलोव थे उन्होंने भोजन के साथ साथ घंटी बजाना शुरू कर दिया, और जब घंटी बजने लगी धीरे 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 विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज जो है वो डॉग के बिहेवियर में आया, कि उसने घंटी पर ही क्या है जो उसको स्टिमुलस मान लिया, यानी घंटी को ही भोजन का पर्याय मान लिया, और उसी से उसको वो रिस्पॉन्स जो कंडीशनड रिस्पॉन्स है सलेवेशन का वो आने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसकी इसमें आप ये इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये नेचुरल है, जो फूड को देख करके सलेवेशन होएगा ये नेचुरल है, और जो बेल को देख कर सलेवेशन है ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, ये प्रयोग के बाद आया। वो प्रयोग लैब में किसने किया, पैवलोव ने किया, बहुत समय पहले किया। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसके बाद ये जो आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि जो अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस है ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो दोनों ही परिस्थितियों में सेम है। रिस्पॉन्स में देर इज नो चेंज, रिस्पॉन्स इज वेरी मच सिमिलर। अब इसको आप यहां से देखिए रिलेट कर सकते हैं, ये वो एक्सपेरिमेंट था डॉग वाला, ठीक है। तो इस ट्यूब में जो है वो इसके माउथ से जो स्लाइवा निकलता था उसको वो एक तरीके से एकत्रित करता था, और इस तरीके से कुछ सेटअप उसने बनाया हुआ था। ये आप इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको डाला है। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैसे होती है, इसको लेकर के क्लासिकल कंडीशनिंग में पैवलोव ने क्या कहा है, कुछ स्टेप्स इसने दिए हैं उसको हम समझते हैं। अब ये डॉग है, डॉग को क्या किया पैवलोव ने, पहले 12 बजे खाना दिया, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, यानी ये उसका भोजन का शेड्यूल रहता था। कुत्ते को चाहे हड्डी दी जाए, मांस दी जाए या फिर बिस्किट दिया जाए, कोई भी भोजन दिया जाएगा वो इस शेड्यूल में दिया जाएगा। अब इसने क्या किया पैवलोव ने कि पहले तो उसने देखा कि इंसिडेंटली उसको ये पता चला कि भाई उसका जो अटेंडेंट था या उसका जो सहयोगी था, जो उसके साथ सहायता करता था उसमें उसने क्या किया कि एक तरीके से वहां घंटी बजती थी ऐसे बाय डिफॉल्ट ही, और घंटी से क्या होता था, घंटी के साथ ही भोजन भी मिलता था। अब होता क्या था, मान लीजिए 12 बजे घंटी बजी, भोजन मिला, 2 बजे घंटी बजी, भोजन मिला, 4 बजे घंटी बजी, भोजन मिला, 6 बजे घंटी बजी, भोजन मिला, यानी कि पूरे के पूरे टाइम के दरमियान जब भी उसे भोजन दिया जाता घंटी साथ में बजती। अब कुत्ते को क्या हुआ, पहले तो वो सिर्फ भोजन को देख के लार टपकाता है जो कि नेचुरल है, हमने पीछे देखा, लेकिन इस परिस्थिति में क्या हो गया कि अब कुत्ता भोजन के साथ साथ घंटी के साथ स्टिमुलेट हो गया। वो घंटी को भी कंडीशनिंग जब उसकी हो गई तो वो घंटी को देख के लार टपकाने लगा, घंटी की आवाज को सुन के। अब वो कैसे उसको पता चला, एक बार क्या हुआ कि घंटी तो जिस टाइम बजती थी उसी टाइम बजती थी, भोजन किसी कारणवश उस टाइम नहीं वो प्रोवाइड करवा पाए, तो देखा कि डॉग का सलाइवा तो सिक्रेशन शुरू हो गई है, डॉग ने सलाइवा निकाला है। तो इसको देख करके उसके दिमाग में ना अचानक से एक सडन आइडिया आया कि हाँ यार, ये कुछ तो इसमें रिलेशन है घंटी में और इसमें, और इसी चीज को उसने स्टडी किया, और जब उसने स्टडी किया तो उसने पाया कि सबसे पहला एक्विजिशन, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में सबसे पहली चीज एक्विजिशन है, यानी डॉग ने एक्वायर कर लिया कि घंटी की आवाज पे ही भोजन हमें मिलेगा, घंटी की आवाज जब आएगी तो भोजन मिलेगा, घंटी की आवाज जब बजेगी तो भोजन मिलेगा। और जब आगे चल करके किसी कारणवश एक दिन गलती से भोजन उस दिन नहीं मिला, डॉग ने घंटी की आवाज सुन के क्या किया, सलाइवा निकाल दिया। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला कि भाई जो डॉग है, ठीक है, वो डॉग एक्वायर करना शुरू कर दिया उसने बिहेवियर में। अब इसके बाद अगली जो स्टेप है जनरलाइजेशन, उसको कैसे पैवलोव ने आगे उसको कैसे प्रूव किया कि उसने क्या किया, घंटी अलग अलग तरह की बजाई, 12 बजे अलग तरह की घंटी, भोजन, 2 बजे अलग तरह की घंटी, भोजन साथ में, 3-4 बजे अलग तरह की घंटी, साउंड डिफरेंट कर दिया लेकिन भोजन साथ में देता रहा। तो डॉग ने क्या किया, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरह की घंटी को देखने के बाद ही उसका सलाइवा निकला, हर बार उसका सलाइवा मुंह से लार टपकती, हर बार। तो जर्नलाइज कर दिया, यानी दूसरी स्टेज में जो लर्निंग की दूसरी स्टेज है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग की, उसमें जर्नलाइजेशन का स्टेप आता है। पहले हम एक्वायर करते हैं, एक्वायर करके हम जर्नलाइज कर देते हैं उन चीजों को, सामान्यीकरण उन चीजों का कर देते हैं, और उसके बाद डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन को कैसे उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि अब क्या किया पैवलोव ने कि मान लीजिए एक तरह 12 बजे वाली जो घंटी है उस पर भोजन देना बंद कर दिया, 2 बजे वाली घंटी पे भोजन दिया, 4 बजे वाली पे फिर भोजन नहीं दिया, 6 पे फिर भोजन नहीं दिया, 8 पे भोजन दिया, 10 पे नहीं दिया, 12 पे नहीं दिया, 2 बजे वाली घंटी पे भोजन दिया। तो शुरू में तो डॉग कंफ्यूज हुआ, ठीक है, ही गॉट इन टू द स्टेज ऑफ कंफ्यूजन, वो कभी एक घंटी को देख के सलाइवा निकालता, कभी दूसरी, कभी तीनों को, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो डॉग को समझ आ गया कि यस,
क्या है, क्या सिस्टम है इसका कि भाई हम मुझे सिर्फ से और सिर्फ जो है वो 2 बजे वाली पे, उसके बाद 6 बजे वाली पे, यानी जिस विशेष घंटी की आवाज में मुझे भोजन मिलता है मैं उसी घंटी की आवाज पे लार टपकाऊंगा, क्योंकि उसको पता चल गया बाकी घंटियां तो बेकार हैं, यूजलेस हैं, उन्होंने उसको स्टिमुलेट नहीं किया, कंडीशनिंग खत्म हो गई। तो डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन, जो ये एक थर्ड स्टेप है जिसमें कि बच्चा सीखता है डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग। गहने की थ्योरी में हमने देखा था डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग को, तो वो क्यों वो कंडीशनिंग से जुड़ी हुई थी, क्यों वो बिहेवियरिज्म से जुड़ी हुई थी, अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है जी। अगला जो स्टेप है दैट इज एक्सटिंक्शन। अब उसने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरली हो ये, है ना, तो अब हो सकता है डॉग कोई नेचुरलाइजेशन हो गई हो, तो क्यों ना उसने अब क्या किया कि जब भी घंटी बजती उसने भोजन नहीं देना, जब भी घंटी बजी भोजन नहीं देना, और जब भोजन आएगा तब घंटी नहीं बजती। तो धीरे धीरे डॉग की कंफ्यूजन फिर से बढ़ी, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब डॉग अभ्यस्त हो गया और अब उसने घंटी की आवाज को सुन करके क्या किया, लार टपकाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि लार टपकाने का कोई लाभ नहीं है, घंटी बजती है भोजन मिलता नहीं है, घंटी बजती है भोजन मिलता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो ये एक्सटिंक्शन का जो इस जो ये स्टेप है, ये इस तरह से उन्होंने प्रूव किया, यानी एक्सटिंक्ट भी बिहेवियर जो है वो इसमें हो जाता है। अब उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब बच्चे डॉग ने जो है वो सलाइवा निकालना बंद कर दिया है, तो कहीं अब अगर मैं दोबारा करूं तो क्या दोबारा इस चीज को सीखा जाएगा, या कितना समय इसमें लगता है। तो सरप्राइजिंगली रिजल्ट जो आए, ऐसा लग रहा होगा आपको भी सुनने में कि शायद डॉग दोबारा नहीं सीख पाएगा, लेकिन डॉग ने जो है जब अगली बार ये प्रोसेस किया गया तो जितना समय पहले उसने इसे सीखने में लगाया था बनस्पत बहुत कम समय में ही वो फिर से कंडीशनड हो गया। यानी 12 बजे की घंटी तो उसने लार टपकाई, 2 बजे घंटी बजी लार टपकाई, क्यों, क्योंकि भोजन मिल रहा है। मतलब जो उसका रिस्पॉन्स था वो भोजन के साथ इस तरीके से जुड़ गया कि फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एकदम से ही जो है वो रिकवरी हो गई। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। यानी एक ऐसा बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि बच्चा भी सबसे पहले ज्ञान को एक्वायर करता है, उसके बाद उसको जनरलाइज कर देता है, फिर जो सीखी हुई चीजें उसमें डिस्टिंक्शन करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, फिर उसके बाद उसमें अगर उसको वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो एक्सटिंक्ट भी हो जाता है उसकी लर्निंग, उसके बिहेवियर से वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। और यदि दोबारा से वो प्रैक्टिस करे तब स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। अब एक्स एक्सिस पे जो है वो हम टाइम टेकन ले लेते हैं ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ग्राफ ऑफ लर्निंग की अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, और तो वाई एक्सिस पे हम जो है वो लर्निंग को ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो लर्निंग हो रही है ना, ये ग्रीन जो है ये सिंबलाइजेस लर्निंग। देखिए किस तरीके से लर्निंग धीरे 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 बढ़ती जा रही है, और बढ़ने के बाद एकदम से रेड कलर से जो है प्लेटू आपको देखने को मिलेगा, पठार जो है वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद ब्लू कलर से आप देखेंगे कि एकदम डिक्लाइन हो रहा है लर्निंग का जो पैटर्न है। अब एक समय के बाद लर्निंग जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, घटती जाती है, लेकिन वो बिल्कुल जीरो कभी नहीं होती। अगर आप उसको पढ़ना छोड़ दोगे तब भी जीरो कभी नहीं होगी। सर्टन अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सर्टन अमाउंट ऑफ जिसको हम बोल सकते हैं कि लर्निंग विल ऑलवेज बी देयर इन योर माइंड, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन प्रेजेंट इन योर माइंड, समवेयर इन योर माइंड, वेदर इट इज इन द अनकॉन्शियस माइंड और द सबकॉन्शियस माइंड और द कॉन्शियस माइंड, बट इट विल बी देयर। डेफिनेटली नॉट विल बी देयर इन द कॉन्शियस माइंड, बट इन सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड इट विल बी देयर। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि फिर से जैसे ही बच्चा दोबारा से प्रयत्न करता है उसको सीखने का, तो जो टाइम टेकन है वो आप देख सकते हैं कितनी स्पीड ग्रोथ हुई है। और इसी को ही क्या बोला, ये जो प्लेटू आ गया, ठीक है, प्लेटू के बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी, देखिए ये आ गया आपकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ कितना टाइम लगा है, आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ कितना टाइम लगा है और यहाँ कितना कम समय लगा है, और बाकी लर्निंग बराबर ही नहीं उससे भी ज्यादा हो जाएगी। अगर एक बार छोड़ भी दिया किसी चीज को तो दोबारा उसको बहुत जल्दी उस बिहेवियर को एक्वायर कर लिया जाएगा बच्चे के द्वारा, और उस एक्वायर करने का जो प्रोसेस होगा दैट विल बी स्पॉन्टेनियस, और अगेन एक प्लेटू ऑफ लर्निंग फिर से बनेगा, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस। कि कोई भी लर्निंग जो है वो ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ती ही जाएगी, एक टाइम पे जाकर के वो रुकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इस स्लाइड से ही आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इस स्लाइड को यदि अच्छे से आपने देख लिया है, इसका स्क्रीनशॉट यदि आप रख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर आप इसको प्रयास करते हैं तो। अब लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, अब नेक्स्ट जो इसमें आ गया, देखिए इसको मैं आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये पैवलोव थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बहुत समय पहले, लगभग
1900 के 1900 का जो ये दशक आया उससे पहले इन्होंने कर लिया था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है जी। उसके लिए इनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला और इनका जो ये एक्सपेरिमेंट था ये कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म से जुड़ता था। इस पर वॉटसन ने आगे जाकर के बुक लिखी और अपना लिटिल एल्बर्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसको उसके साथ को रिलेट करते हुए जो है वो बिहेवियरिज्म टर्म को फेमस कर दिया। लेकिन इस इन सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में किसने लगाया, तो वो अगर हम देखें, गॉड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिन्हें एक समय पर माना जाता था, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो आज भी माना जाता है, लेकिन गॉड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आज शायद नहीं माना जाता, क्योंकि इनके जो आइडियाज हैं that are now no more accepted or as accepted as they were before, उतने ज्यादा accepted आज नहीं है। ऑल्दो उनका रेलेवेंस तो खत्म नहीं होगा, रेलेवेंस तो है, लेकिन फिर भी वो बात अब उनमें नहीं रही है। तो वो है थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने जो काम किया वो किया ट्रायल एंड एरर पे, और इनकी जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है। अब इनकी थ्योरी में क्या है, देखिए सिंपल सी बात है कि थॉर्नडाइक ने एक कैट बॉक्स बनाया ट्रायल एरर के लिए। इस बॉक्स में क्या था कि कुछ एक ऐसा लीवर था जिस लीवर के ऊपर अगर इस बिल्ली का पैर, कैट का पैर पड़ेगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा और बाहर जो फिश रखी हुई होती थी और उसने फिश खानी होती थी, तो भूखी कैट को इसमें बंद कर देते थे। वो कैट जो थी वो अपनी मर्जी से ऐसे पैसे अरे परे करके कोशिश करती थी, कभी यहाँ कभी वहां सर पटकती थी। अचानक से उसका जो उसका ये कह सकते हैं कि उसका जो पैर था या उसके जो पंजे थे वो उस सही लीवर पर पड़ गए जिससे दरवाजा खुलना है। अब दरवाजा खुला, बिल्ली ने खाया, उसको क्या मिला, रीइंफोर्समेंट मिली, उसको बड़ा अच्छा लगा। ट्रायल एंड एरर हुआ, उसने ट्राई किया, हारी, ट्राई किया, हारी, और ट्रायल एंड एरर में उसका एक एरर जो है वो हिट हो गया, यानी कामयाब हो गया और उसको मिल गया। फिर अगली बार फिर उसके साथ ही रिपीट किया, रिपीट रिपीट रिपीट, तो देखा गया कि ये ट्रायल एंड एरर से भी जो है वो इस बिल्ली ने सीखा, और न केवल सीखा बल्कि हर बार जितनी बार वो गलती करती, अगली बार जो है वो उस लिवर को वो जल्दी दबा देती। और एक समय ऐसा है जब उसने बिल्कुल भी गलतियां करना बंद कर दी, सीधा जैसी भूख लगती जाके सही लीवर दबाती और दरवाजा खुल जाता और वो आकर के बाहर फिश को खा लेती और अपनी मील एंजॉय करती। तो ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में दो वर्ड मेन है, अब ध्यान से समझिएगा, ट्रायल एंड एरर, और दूसरा है कनेक्शनिज्म। तो कनेक्शनिज्म तो इसके साथ जुड़ा ही हुआ है, ये तो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये थ्योरी ही किसकी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरीज हैं, सॉरी कंडीशनिंग की थ्योरीज हैं, जिसमें ये पर्टिकुलरली इसको हम मिड वे में मान सकते हैं। ना तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है जो स्किनर वाली है, हाँ ये स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग का बेस जरूर है, और ना ही ये पूरे तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो ये एक तरीके से हम इसको एक कनेक्शनिज्म या ट्रायल एंड एरर, इसीलिए इसको जो है नाम दिया गया है। तो ये है थॉर्नडाइक। अगेन आप इनको ध्यान से देख लें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों से, इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों से जो हम जैसे जनरेशन, जिस जनरेशन में एटलीस्ट मैं हूँ या मेरे से जो भी मेरी उम्र के हम उम्र लोग हैं, हम सभी इन्हीं की द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के द्वारा पढ़े हैं। तो जेम्स जॉयस क्या बोलते हैं कि मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी। पोर्टल होता है ना, ठीक है, कोई पोर्टल बना दिया जाता है, गवर्नमेंट हमें सुनने को मिलता है गवर्नमेंट ने कोई वेब पोर्टल बना दिया, उस वेब पोर्टल में हम क्या करते हैं, डिस्कवरी तो करते हैं, सर्च ही तो करते हैं नई चीज जिसके लिए पोर्टल बनाया गया होता है। तो मिस्टेक्स भी एक पोर्टल है जो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले ने बनाया है, भगवान ने बनाए हैं, जो कि डिस्कवरी के पोर्टल हैं। मिस्टेक्स करते जाओ, डिस्कवरीज होती जाएंगी। थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल आपके सामने है, 1000 बार मिस्टेक्स हुई, उसके बाद जाके डिस्कवरी हुई बल्ब की। ठीक है जी, तो आइए आगे चलते हैं। लॉज ऑफ थॉर्नडाइक, लॉज ऑफ लर्निंग, या तो लॉज ऑफ थॉर्नडाइक भी बोल सकते हैं इसको। लॉज ऑफ लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। और प्राइमरी लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी लॉज तो बहुत सारे हैं, लेकिन थॉर्नडाइक ने जो 3 प्राइमरी लॉज कंपाइल किए, देखिए अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, थॉर्नडाइक ने ऐसा नहीं है कि ये लॉज खुद प्रतिपादित किए या इनको खुद बनाया, बल्कि ये लॉ उन्होंने कंपाइल किए हैं अलग अलग समय, उनके समय में जो अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे थे, एजुकेशन साइकोलॉजी की अलग अलग फील्ड में जो काम कर रहे थे, उनके लॉज को इकट्ठा करके उन्होंने एक लॉज ऑफ प्राइमरी लॉज जो तैयार किया, जिसमें पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। और लॉ ऑफ रेडीनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो लॉ सबसे पहले, ये थोड़ा सा इसमें हाइड हो गया पीछे, ये साइकोलॉजिकली जो लर्नर है वो कब सीखेगा, जब वो रेडी होगा। ये नियम बोलता है, बच्चा रेडी होगा तो वो सीखेगा। जीन प्याजे ने भी इसकी बात की थी, कॉग्निटिव रेडीनेस की, लेकिन वो अलग चीज है। उसमें जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चा कब सीखेगा, जब वो कॉग्निटिवली रेडी होगा। लेकिन इसमें इन्होंने लॉज ऑफ रेडीनेस में कहा है कि बच्चे को सिखाने से पहले हमें उनको रेडी करना है, साइकोलॉजिकली रेडी करना है। साइकोलॉजिकली रेडी करने का अभिप्राय क्या है कि हो सकता है बच्चे का मन कहीं है,
ठीक है, मन तो चंचल है ना, कहीं भी भटक जाता है और क्लासरूम में फिजिकली बैठा हुआ है तो बात नहीं बनेगी। पहले उसको साइकोलॉजिकली रेडी करना पड़ेगा, कॉग्निटिवली उसको रेडी करना पड़ेगा। कॉग्निटिवली वो बाय द वर्च्यू ऑफ हेरिडिटी और बाय द वर्च्यू ऑफ जेनेटिक्स वो अपने आप रेडी होगा मैच्योरेशन लेवल के हिसाब से। हम किसी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ऐसा नहीं कि आज वो कॉग्निटिवली बहुत पीछे और हम कोई ऐसा मंत्र या झाड़ फूक कर देंगे कि वो एकदम से कॉग्निटिवली जो है उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। अगेन सोशली जो है वो रेडी होना चाहिए बच्चा, ऐसा नहीं कि उसकी सोसाइटी जिससे वो बिलोंग करता है वही लर्निंग को एक हिंड्रेंस है, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। और इकोनॉमिकली सॉरी इमोशनली भी और इकोनॉमिकली भी, यस इमोशनली यहाँ पर भी सबसे करेक्ट ये रहेगा कि हमें उसे इमोशनली भी रेडी करना है बच्चे को, ठीक है। और जब वो इमोशनली रेडी हो जाएगा तो लास्ट में मोटिवेशन का काम आता है, हमें बच्चे को मोटिवेट करना है। थॉर्नडाइक ने अगेन मोटिवेशन पे भी काम किया है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, हर फील्ड में इनका काम है, तभी इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। तो जो मोटिवेशनल साइकोलॉजी है उसमें देखेंगे आप मोटिवेशन का रोल इन्होंने माना है लॉ ऑफ रेडीनेस में। अब इसके बाद लॉ ऑफ प्रैक्टिस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अब लॉ ऑफ प्रैक्टिस में क्या है, इन्होंने जो दूसरा लॉ दिया उसमें इन्होंने बोला कि यूज एंड डिसयूज, इसके ये दो सब लॉज हैं। अब इन्हें ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको हम बार बार यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक नियम सीख लिया कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई या लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। अगर मैं इसका यूज करता रहूंगा, बार बार यूज करता रहूंगा, तो मुझे ये याद रहेगा, मेरा परफेक्शन आ जाएगी। अगर मैं इसको एक बार याद कर लिया, 2-3 बार यूज करके भूल गया, छोड़ दिया, भूल जाऊंगा। डिसयूज आ गया, डिसयूज से क्या होगा, ये नियम खत्म हो जाएगा मेरे दिमाग से, वैसे ही वैनिश हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट में इन्होंने क्या बोला कि लॉ ऑफ इफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, पहला क्या हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा क्या हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव में इन्होंने रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट की बात की और नेगेटिव में इन्होंने पनिशमेंट की बात की। अब देखिए इन्होंने कहा कि एक बच्चे ने कोई भी काम किया, जैसे बिल्ली से इन्होंने एग्जांपल लिया, बिल्ली ने लीवर दबाया, सही लीवर दबाया, उसको क्या मिला, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला, रीइंफोर्समेंट मिली, फिश मिली। अगली बार वो ज्यादा कोशिश करेगी, उसका प्रयास रहेगा कि मैं सही लीवर दबाऊं, और उस प्रयास कामयाब होता है और धीरे 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 एरर्स खत्म हो जाते हैं, ट्रायल्स खत्म हो जाते हैं और सीधा सीधा हिट ऑन द टारगेट, सही लीवर वो दबाती है। सिमिलरली एक बच्चा है, उसको असाइनमेंट दी गई है, असाइनमेंट जब वो करता है उसको रिवॉर्ड दिया, रीइंफोर्समेंट दी, पॉजिटिव उसको अलग फील हुआ, ही विल डू इट अगेन, अदरवाइज ही विल नेवर डू इट अगेन, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को क्या करती है, बहुत अच्छी तरह से पालती है, लेकिन जब उसको पता चलता है, बीच में प्यार भी बहुत करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका बच्चा किसी गलत संगति में पड़ गया है, नशे में पड़ गया है, गलत दोस्तों के साथ जा रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ठीक है, तो माँ क्या करती है, आपको पता है ना इंडिया में तो क्या होता है, माँ फिर जब उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देती है, पनिशमेंट जब उसको देती है, दोबारा वो, अगर वो जिसको बोलते हैं ना कि इंसान का बच्चा हो तो दोबारा वो कभी गलत काम नहीं करता, ठीक है। तो ये जो पनिशमेंट है ये भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल है और रिवॉर्ड भी हेल्पफुल है, लेकिन जब आगे हम देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि थॉर्नडाइक ने ही अगेन और इवन स्किनर ने भी ये कहा था कि पनिशमेंट की जगह, पनिशमेंट को उन्होंने कहा था कि ये उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि जब किसी को बड़ा ज्यादा भी मारा जाता है, जिसने बिगड़ना है वो बिगड़ ही जाते हैं, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करने का इन्होंने हालांकि वकालत की है, लेकिन पनिशमेंट को इन्होंने उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना है। तो ये है हमारी कौन सी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और वो किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा। अब देखिए थॉर्नडाइक का काम जहां पर खत्म हुआ, वहीं से इनके एक स्टूडेंट बीएफ स्किनर, वो आगे इनका काम लेकर के जाते हैं। तो कहाँ इनका काम खत्म हुआ, इसको तो इन्होंने वैसे ही नेग्लेक्ट कर दिया और यहाँ पर इन्होंने काम छोड़ दिया कि भाई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि रीइंफोर्समेंट वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली तो वो स्किनर से जुड़ा है, लेकिन यदि आपको ये ऑप्शन आता है कि भाई रीइंफोर्समेंट वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया, तो वो थॉर्नडाइक है। इस पर सबसे ज्यादा काम हालांकि किसने किया, स्किनर ने किया है। तो ऐसा बहुत कम होगा कि ये दो ऑप्शंस दोनों आपको इकट्ठे आ जाएं, बट यदि ऑप्शन इकट्ठे आते हैं और वहां पर ये लिखा गया है कि सबसे पहले किसने काम किया, तो डेफिनेटली ये तो फिर समझने की बात है, क्वेश्चन ही अपने आप में बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा लीक से हट करके उत्तर देना है। तो उसमें जो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी उसका उत्तर जो है वो थॉर्नडाइक होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले रिवॉर्ड और पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट की बात की और अगेन इसको फर्दर इलेबोरेट या फर्दर इसको जो है वो आगे बढ़ाने का काम बीएफ स्किनर द्वारा किया गया है। अब देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग की ओर हम चलते हैं। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशनिंग है
ये फंक्शन से जुड़ी हुई है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। और इस कंडीशनिंग के जो फादर हैं वो है बीएफ स्किनर। प्रोग्राम्ड लर्निंग का अगर आपने नाम सुना होगा, उसके फादर भी बीएफ स्किनर है, क्योंकि इसी के सिद्धांत पे प्रोग्राम्ड लर्निंग जो डिजाइन की जाती है। आज के समय में जो गेमिफिकेशन का कंटेंट हम देखते हैं, जो इंटरेक्टिव कंटेंट बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, या हम जो कई बार हम देखते हैं जैसे कि ऑनलाइन कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं, तो ये सारा का सारा कार्य जो है ये बीएफ स्किनर का है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। बीएफ स्किनर, ठीक है। अब स्किनर जो है, मैंने अभी बताया आपको इंस्ट्रूमेंटल है ये, और इंस्ट्रूमेंटल में आप देख सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, दो चीजों पर बीएफ स्किनर ने काम किया। बीएफ स्किनर ने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे काम किया। कहाँ से काम शुरू हुआ? जहां थॉर्नडाइक का काम खत्म हुआ। अब इन्होंने रीइंफोर्समेंट को सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में बांटा, और उसी तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में उसको बांटा। यहां तक तो थॉर्नडाइक ने भी काम किया था। इन्होंने क्या अलग काम किया? इन्होंने पनिशमेंट को भी पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में बांट दिया, ठीक है। अब जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की अगर हम पहले बात कर लें, तो वो है कोई ऐसी डिजायरेबल आइटम या चीज बच्चे को देना, या जो जो बच्चे को चाहिए है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यदि आपका कोई बच्चा है और आप उस वो बच्चा आपको बोलता है कि पापा मैं अगर पूरा साल पढ़ करके अच्छी मेहनत करके जैसा आप बोलेंगे वैसी परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में करता हूं, तो क्या आप मुझे एक मोबाइल फोन देंगे, या आप क्या मुझे एक साइकिल देंगे, या क्या आप मुझे कोई छोटा बच्चा है छोटी क्लास से, तो वो गुड़िया भी मांग सकता है, ठीक है, वो आपसे जो है वो कोई वीडियो गेम भी मांग सकता है। तो अगर आप वो चीज बच्चे को दे रहे हैं, इट मीन्स कि आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को दे रहे हैं। और इसी तरीके से, यदि अगर मान लीजिए आपने बच्चे को कोई चीज दी है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में, आपने उसको मान लीजिए मोबाइल ला करके दे दिया। आपका 10th प्लस 2 में बच्चा पढ़ता है, आपने सोचा चलिए यहाँ से ये थोड़ी बहुत ऑनलाइन स्टडी भी करेगा, साथ साथ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लेगा। लेकिन अब आपने देखा कि फोन देने के बाद तो बच्चा बिल्कुल ही नीचे की तरफ उसका ग्राफ जा रहा है, डाउनफॉल शुरू हो गया है, बच्चे ने पढ़ना भी बंद कर दिया है। तो एट दैट टाइम आप क्या करेंगे? टेकिंग बैक एंड आफ्टर डिजायरेबल बिहेवियर गिविंग अगेन। तो आप क्या करेंगे? वो मोबाइल फोन वापस ले लेंगे, और ये शर्त लगाएंगे कि जब तक वो दोबारा से अच्छे से पढ़ना शुरू नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपके मनमाफिक नहीं हो जाती है, आप उसको वापस नहीं देंगे। और जैसे ही वो डिजायरेबल बिहेवियर शो करेगा, अगेन आप उसको वापस दे देंगे। तो दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? जो चीज चाहिए, जिस चीज को जरूरत है, वो या जिस चीज की इच्छा है वो चीज दे देना, अच्छा अच्छा व्यवहार करने पे। और उस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? उस दी हुई चीज के बाद यदि कोई गलत प्रभाव परिणाम आता है, या दी हुई नहीं है पहले से भी यदि कोई मौजूद चीज है और उससे नेगेटिव उसके ऊपर असर पड़ रहा है, और वो बच्चे को बहुत प्यारी है, तो उसको वापस ले लेना तब तक जब तक कि वो अगेन अपने आप में सुधार नहीं कर लेता, और सुधार होने पर उसको वापस दे देना। अब रीइंफोर्समेंट की हम बात कर पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। पनिशमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटने का काम स्पेशली जो है वो किसको जाता है? स्किनर को जाता है, और इसको इलेबोरेट करने का जो क्रेडिट है वो स्किनर को जाता है। अब पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? गिव समथिंग अनडिजायरेबल, यानी कोई ऐसी चीज बच्चे को देना जो बच्चा लेना ही नहीं चाहता। जैसे थप्पड़ कौन खाना चाहता है? ठीक है, लेकिन अगर कोई घर में गलत काम करेगा तो माँ तो डांटेगी, माँ तो थप्पड़ मारेगी, है ना। अभी तक हमारे देश में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो इस तरीके के जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग हैं, वो अभी नहीं है कि भाई माँ और बाप भी अपने बच्चे को नहीं मार सकते, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ एक एक्सेप्शंस की वजह से हमें इस तरीके के नियम नहीं बनाने चाहिए। अदरवाइज माँ बाप से ज्यादा भला शायद ही बच्चे का कोई समझेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके कष्ट सहन करके बच्चों को जन्म दिया होता है। और आज के समय में तो वैसे ही बच्चे बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं। हर कोई अब खुद से अपनी जान से भी ज्यादा बच्चों को प्यार करता है, और अगर कोई अपनी जान से ज्यादा प्यारी किसी चीज को मारेगा तो बिना मतलब के नहीं मारेगा। देयर विल बी सम बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो अब कुछ कोई ऐसी चीज बच्चे को देना जो अनडिजायरेबल है, जैसे उसको थप्पड़ मार दिया, चांटा लगा दिया एक, है ना, या फिर उसको बोल दिया कि भाई ठीक है, अच्छा आपने ऐसा काम करना है, तो फिर कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल उसको दे दिया जो उसको चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती दे दिया, वो पनिशमेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, मदर ने बोल दिया कि ठीक है अगर तुमने पढ़ाई नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, आ जाओ घर का काम करो, तुम्हें पता चले कि क्या आसान है, घर का काम आसान है या पढ़ाई आसान है, तो ये पनिशमेंट हो गई। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या हुई? नेगेटिव पनिशमेंट है टेकिंग समथिंग फेवरेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। यानी कि जो बच्चे की कोई फेवरेट चीज है, कोई टॉय है फेवरेट, कोई फेवरेट कोई पेन फेवरेट है बच्चे का, कोई कुछ भी फेवरेट चीज है बच्चे की, उसको बहुत लंबे समय तक वापस ले लेना। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, जैसे हमारे टाइम पे ऐसा होता था, आजकल तो टीवी का रिवाज भी आई थिंक खत्म हो गया है, एटलीस्ट मेरे घर में तो टीवी है नहीं। तो मतलब टीवी उस समय पर क्या होता था, जैसे मैं अपनी अगर मदर की बात करूं, तो शी यूज टू
पैक द टीवी, वो बिल्कुल पैक कर देते थे, हर एक पुर्जा पुर्जा उसका अलग करके बिल्कुल पैक कर देते थे डब्बे में, और डब्बा भी आंखों से दूर कहीं रख देते थे और बोलते थे जब तक एग्जाम खत्म नहीं होंगे तब तक आपका टीवी नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली मेरी मदर को भी टीवी देखना अच्छा लगता था, पापा को भी टीवी देखना अच्छा लगता था, लेकिन हमारी बेटरमेंट के लिए वो सेक्रीफाइस करते थे। हमें लगता था उस समय पर कि हमें टीवी देखने से रोक रहे हैं, बट बेसिकली वो खुद भी तो उससे दूर हो रहे थे। बट वो किस लिए कर रहे थे ये सब कुछ, ताकि हम वी एज ए स्टूडेंट कैन एक्सेल, हम उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो अब आप देखिए, जो पॉजिटिव पनिशमेंट है इसको प्रेजेंटेशन पनिशमेंट भी बोलते हैं, और नेगेटिव पनिशमेंट को रिमूवल पनिशमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप समझ पा रहे होंगे, पॉजिटिव में कुछ प्रेजेंट किया जाता है अनडिजायरेबल, और नेगेटिव में क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है विच इज डिजायरेबल, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब इसको लेकर के बी एफ स्किनर ने अगेन कहा कि इट इज नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि ठीक है आप जब तक पनिशमेंट का डर है बच्चे पे तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मेटाकॉग्निशन कैसे आएगा, गोल डायरेक्टेड लर्निंग कैसे होगी, सेल्फ लर्निंग कैसे होगी, ठीक है जी। तो उसके साथ साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे होगी बच्चे की, तो ये चीजें उन्होंने देखा कि लॉन्ग रन में फायदेमंद नहीं है, तो इसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि नॉट यूजफुल। और आज हम देखते हैं कि आरटीई एक्ट में इस चीज को मना कर दिया गया है। रीजन बीइंग, देखिए साइकोलॉजी इसका कारण है। एजुकेशन की फील्ड में कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से जुड़ा होता है। कल के समय में कोई नई डेवलपमेंट जब साइकोलॉजी में होंगी वही लॉ बनेंगे, उसी तरीके से हमारे देश का कानून चलेगा जहां तक शिक्षा व्यवस्था की बात है। क्योंकि बच्चे के चारों ओर ही तो शिक्षा व्यवस्था चलती है, और बच्चे के चारों ओर शिक्षा व्यवस्था को चलाने का काम अगर कोई करता है तो वो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी करता है। अब इसके बाद देखिए, उन्होंने कहा कि रीइंफोर्समेंट यूजफुल है, दोनों तरह का, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा देखने वाली चीज है, यहाँ एक बहुत महीन बारीक धागा जो है वो आ जाता है पनिशमेंट में और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। ये अगर फर्क जो है वो कहीं ना कहीं समझ आ जाए तो मुझे लगता है कि ये एक, आई पर्सनली फील कि दिस विल बी मोर एफिशिएंट, एज Skinner feels, I also do feel the same, that if we use positive and negative reinforcement judiciously and as per the need of the hour, according to the situation, keeping in mind the the child centeredness and all the due respect to child, तो मुझे लगता है कि बच्चे को इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की बात इसमें इन्होंने की। पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट को हमने देखा। इम्प्लीकेशन क्या है, रीइंफोर्समेंट गुड बिहेवियर पे और डिस्करेज करते हैं नेगेटिव एक्शंस को। चलिए, ये स्किनर बॉक्स है, अगेन इसको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, ये स्किनर का बॉक्स है। स्किनर का बॉक्स जो है वो रिस्पॉन्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। इसको हम जो है वो ऐसा मान सकते हैं कि जब ये रैट था, रैट इसके अंदर घुसा हुआ था, तो जब रैट कोई एक डिजायरेबल बिहेवियर करता था तो इस फूड पैलेट्स को इस पैलेट डिस्पेंसर के थ्रू जो वो यहाँ पर डिस्पेंस किया जाता था, और जो रैट था ही कैन ईट दिस फूड। तो ये लीवर यहाँ पर लगा हुआ था, तो जैसे जैसे वो अच्छा व्यवहार करता था, डिजायरेबल व्यवहार करता था, तो उसको फायदा मिलता था, नहीं करता था तो उसको नहीं मिलते थे फूड पेटल्स। चलिए, अब रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की बात कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारी ये स्किनर की जो थ्योरी है कंडीशनिंग की, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है, ये थ्योरी वहीं पे शुरू हुई है जहां पर थॉर्नडाइक ने अपना काम रोका था। अब थॉर्नडाइक ने रीइंफोर्समेंट को छोड़ा तो देखो कहां तक इन्होंने रीइंफोर्समेंट को पहुंचा दिया। और यही नहीं, इसके बाद इन्होंने रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल भी दिया कि रीइंफोर्समेंट अगर दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, क्या कॉन्टिन्यूसली दिया जाए लगातार, या फिर वो पार्शियल दिया जाए, कभी कभी दिया जाए। ठीक है, अब पार्शियल में भी दो तरह के उन्होंने बोले आगे कि इंटरवल पे दिया जाए, यहाँ इंटरनल की जगह इंटरवल आएगा, और उसमें जो है वो रेशियो पे दिया जाए। तो अगर तो इंटरवल पे देना है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें भी अगेन दो टाइप्स हैं कि कौन कौन से हैं इंटरवल पे, या तो फिक्स्ड होगा, मतलब एक निश्चित अवधि के बाद मिलेगा, ठीक है, या वेरिएबल होगा, पता ही नहीं क्या कौन सी अवधि पे मिलना है, या रेशो भी है तो क्या उसको फिक्स रखा जाए या फिर वेरिएबल रखा जाए। तो ये उन्होंने आगे देखिए कितना इसको बाइफरकेट किया, कितना काम उन्होंने रीइंफोर्समेंट पे किया। और कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में तो एज सच कोई पार्ट टाइप इसका नहीं है। रीजन बीइंग कॉन्टिन्यूस का मतलब ही हो गया लगातार। अब देखिए, इसको समझने का मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का टेस्ट होता है पूरे साल के दौरान, एक टेस्ट हुआ, उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरा टेस्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 टेस्ट हो गए बच्चे के। ठीक है, 12 टेस्ट बच्चे के हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें, हर टेस्ट में बच्चे को चॉकलेट मिलनी है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट है चॉकलेट।
या मान लीजिए रीइंफोर्समेंट है, बच्चे को मिलेगा कोई ट्रॉफी मिलेगी, कोई मेडल मिलेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मेडल मिलेगा। तो अब बच्चे को यहाँ पर भी जो बच्चे ने अच्छा किया, यहाँ भी मेडल, यहाँ भी मेडल, यहाँ भी मेडल, यहाँ भी मेडल, मतलब 12 के 12 टेस्ट में 12 मेडल मिलेंगे हर महीने के, क्योंकि 12 महीनों का सेशन है, ठीक है जी। अब कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में क्या दिक्कत है कि इसमें बच्चे लालची हो सकते हैं, और आने वाले समय में लालच से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई अगर होती है तो वो होती है इनर मोटिवेशन से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से। तो ये दिक्कत की समय है इसमें। अर्ली स्टेजेस में तो कॉन्टिन्यूस ठीक है कुछ समय के लिए, प्राइमरी ग्रेड्स में, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फोर्थ क्लास का बच्चा फिर चॉकलेट से मोटिवेट नहीं होगा, फिर वो बोलेगा मुझे कुछ और दो, कुछ और दो, कुछ और दो, कुछ और दो। तो ऐसा तो है नहीं है, पढ़ाई तो इस तरीके से नहीं हो पाएगी। तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, शुरुआती स्टेज में, नॉट ओनली इन प्राइमरी क्लासेस, बट शुरुआती स्टेज में कोई भी नया प्रोजेक्ट जब शुरू किया जाता है तो शुरुआत में कॉन्टिन्यूसली दिया जा सकता है, वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट और टू गेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, अगर हम ज्ञाने की भी बात करें तो, जो उन्होंने कहा है। अब उसके बाद आती है दूसरा वाला पोर्शन, दूसरा वाला तरीका पार्शियल, ठीक है, कभी दिया कभी नहीं दिया। अब पार्शियल में दो तरीके उन्होंने बताए, उसको यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले इंटरवल को समझते हैं। अब इंटरवल का क्या मतलब है कि हमने ये फिक्स कर दिया कि हर जो इवन टेस्ट है, इवन नंबर का टेस्ट होगा, उसमें हम क्या देंगे, जो है वो मतलब इंटरवल पे हम उसको देंगे। अब मान लीजिए इवन पे क्या कि या पहले पे मिलेगा मेडल, दूसरे पे नहीं मिलेगा, तीसरे पे मिलेगा, चौथे पे नहीं मिलेगा, 5 पे मिलेगा, छठे नहीं मिलेगा, 7वें पे मिलेगा, 8वें पे नहीं मिलेगा, ठीक है, 9वें में मिलेगा, 10वें पे नहीं, 11वें पे मिलेगा, 12वें पे नहीं। तो अब इसमें क्या होगा, ये फिक्स्ड जो है ये अगेन प्रॉब्लमेटिक है लेटर स्टेजेस में। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े तेज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, पहले टेस्ट को तो अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरे के टाइम थोड़ा ढीले रहेंगे, भाई इसमें तो कुछ मिलना ही नहीं है, फर्स्ट भी आ गया तो क्या फायदा, तीसरे में फिर अच्छा परफॉर्म करेंगे, चौथे में फिर नहीं करेंगे। तो बेसिकली वो समझेंगे कि मेडल लेना ही सब कुछ है, लेकिन असलियत में तो ऐसा नहीं है ना। मेडल तो सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना तो बच्चे को पढ़ाना है। तो वो यहाँ पर मेन पर्पस डिफीट हो गया। जब मेन पर्पस डिफीट हो गया तो ये सारा का सारा रीइंफोर्समेंट डिफीटेड है। तो इसको वेरिएबल रख सकते हैं। वेरिएबल का मतलब है पता नहीं कब होगा, पहले के बाद दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे के बाद हो सकता है फिर दे दिया, तीसरे पे नहीं दिया, चौथे पे नहीं दिया, 5वें पे नहीं दिया, छठे पे दे दिया। तो बच्चे को पता नहीं कि कब मिलेगा, तो बच्चा हर टेस्ट की तैयारी करेगा, पता नहीं कब मिल जाए, है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा आया रेशो वाला। अब इसमें क्या है ना, इंटरवल में क्या दिक्कत है, इसमें हमने कोई बच्चे को कोई वेटेज नहीं दिया, सीधा इंटरवल है कि भाई कभी भी किसी भी समय मिल जाएगा। लेकिन रेशो वाले में क्या है, मान लीजिए टेस्ट इसमें मिस्टर ए फर्स्ट आता है, इसमें बी फर्स्ट आता है, इसमें सी, इसमें फिर ए, इसमें फिर ए, इसमें बी, इसमें ए, इसमें बी, इसमें ए, इसमें सी, सी और ए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि फिक्स्ड में क्या होगा कि हम बच्चे को बोल देंगे कि भाई हर, जैसे ही कोई बच्चा 2 टेस्ट क्लियर कर लेगा, 2 टेस्टों में फर्स्ट आएगा तो उसको मेडल मिलेगा, ठीक है, या 3 के बाद मिलेगा या 4 के बाद मिलेगा तो फिक्स्ड है। तो अगेन फिर 2 के बाद तो बच्चे करेंगे नहीं मेहनत उसके बाद, है ना। तो वेरिएबल रखेंगे इसको भी रेशियो में भी कि ठीक है भाई मिलेगा तो उसी बच्चे को जिसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन किस समय मिलेगा ये हमें फिक्स नहीं है, ये कभी भी मिल सकता है। तो ये आ गया रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी तरीके से ये काम आता है जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की ये बात जो है वो करते हैं। अब स्किनर का काम यहीं पर आके रुकता नहीं है, स्किनर का काम इससे भी एक स्टेप आगे जाता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे होगी, इसको लेकर के उन्होंने आगे जो है प्रिंसिपल्स दिए हैं या उसको आगे बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने इसमें बताया है शेपिंग, या जिसे हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का नाम भी देते हैं। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है कि भाई आपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, उसको करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी तो आ गई सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन या शेपिंग। अब एक व्यक्ति है, जब वो अपनी फिटनेस की एक तरीके से मान लीजिए शुरुआत करता है, तो क्या होता है, सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि एक हफ्ते में ही वो बिल्कुल मतलब 50 किलो वेट लूज कर लेगा या उसके 6 पैक एब्स बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले वो एक वीक पे का टारगेट सेट करेगा। फिर जब एक वीक में वो कामयाब हो जाएगा, फिर वो 3 वीक्स का टारगेट सेट कर सकता है। फिर उसके बाद वो 6 हफ्तों का टारगेट सेट कर सकता है। फिर वो 9 हफ्तों का टारगेट सेट कर सकता है और 12 हफ्तों का टारगेट फिर अगेन फाइनली सेट कर सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत, मान लीजिए आपके अंदर 100 बुरी आदतें हैं और आप सोच रहे हैं कि 100 की 100 आपने एकदम से खत्म करनी है, तो एक भी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप 100 में से एक को खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर 99 बचेंगी, फिर एक और खत्म करेंगे, 98 बचेंगी, 97 बचेंगी, और इस तरीके से एक दिन आप
कोशिश ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आपके अंदर बहुत कम बुरी आदतें बचें या फिर ना भी बचें। आपने कोई बुरी चीज़ को छोड़ना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप सुबह लेट 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 उठते हैं, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि आप अगले दिन सुबह जल्दी उठेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन फिर जल्दी उठेंगे, या आप क्या मान लीजिए, इसका और ज़्यादा कंक्रीट एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है कि आप सुबह 9 बजे उठते हैं, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि अब आप 9 नहीं, साढ़े 8 बजे उठा करेंगे। फिर आप बहुत समय दिनों तक लगातार साढ़े 8 जब उठेंगे, आप उसमें कंफर्टेबल ज़ोन में आ जाएँगे, फिर आप उसको 8 करेंगे। फिर उसके बाद जब आप उसमें कंफर्ट ज़ोन में आएँगे, फिर आप उसको क्या करेंगे, 7 करेंगे, 6 करेंगे, और जो जहाँ तक की आपकी रेंज होगी, अगर आप 5 बजे तक उठना चाहते हैं, तो 5 बजे में उसको आप स्टॉप कर देंगे, उसको अपनी हैबिट बना लेंगे। तो ये है शेपिंग, धीरे-धीरे व्यवहार में परिवर्तन लाना। अगला है टोकन इकोनॉमी। अब देखिए, टोकन इकोनॉमी का जो कांसेप्ट है वो बड़ा ही कारगर कांसेप्ट है। इसमें क्या है कि देखिए, अगर आपने मान लीजिए बोल दिया अपने बच्चे को कि 1 साल बाद जब आप फर्स्ट आएँगे क्लास में, तो मैं आपको क्या करूँगा, एक साइकिल ला के दूँगा। तो अब वो 1 साल के लिए एक साइकिल के पीछे रुकने वाला तो है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को टोकन इकोनॉमी के कांसेप्ट से कर सकते हैं टीच। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को बोलेंगे कि मैं हर अच्छे काम के लिए आपको 1 स्टार दूँगा, और जैसे ही आपके पास 5 स्टार हो जाएँगे, तो मैं आपको 1 स्माइली दूँगा, और जैसे ही आपके पास 5 स्माइली हो जाएँगी, तो उसके बाद आपको 1 आइसक्रीम मिलेगी, और जैसे ही 5 आइसक्रीम्स आप कलेक्ट कर लेंगे, तो आपको क्या होगा, 1 मेडल मिलेगा, ठीक है? और 5 मेडल के बाद आपको 1 ट्रॉफी मिलेगी, और 5 ट्रॉफीज़ के बाद जाकर आपको साइकिल मिलेगी। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरे 1 साल भर में, तो बच्चा कहीं न कहीं मोटिवेटेड रहेगा। आप देखते होंगे बच्चों के ना जो छोटे-छोटे पैकेट्स में जो खाने वाले स्नैक्स आते हैं, अलग-अलग नाम से, उसमें क्या होता है, बच्चों को लॉटरी की स्कीम्स चलाई जाती हैं, ठीक है? उसमें क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर निकलेगा बच्चे का, जैसे मान लो ए निकला है, ठीक है? अब उसके बाद अगर उसका बी निकलता है, तो उसको ए और बी को जोड़ के ₹10 मिल जाएँगे। अब ₹5 का उसने एक 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 पैकेट लिया है, अब वो उसमें उसको ए निकल गया, अब वो बी ढूँढने के लिए कम से कम 5 पैकेट और खाएगा, उसके बाद जाकर के उसको बी आएगा और वो ₹10 जीतेगा, तो उसको बहुत खुशी होगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचना है बच्चे ने कि भई उसके पीछे उसके कितने पैसे खर्च हो गए हैं। ये कंसेप्ट जो है टोकन इकोनॉमी का कंसेप्ट है। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है, उसे हम प्रीमैक प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रीमैक प्रिंसिपल एक डेविड प्रीमैक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके नाम पर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि हर बच्चे के लिए एक जैसा रीइंफोर्सर काम नहीं करता है, तो हमें पर्टिकुलर बच्चे की नीड के अनुसार उसके लिए टारगेटेड और टेलर्ड रीइंफोर्सर ढूँढना पड़ेगा, ताकि वो बेस्ट डिज़ायरेबल रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। तो डेविड प्रीमैक का ये प्रिंसिपल है, जिसको कि उन्होंने आइडेंटिफाइंग द बेस्ट रीइंफोर्सर प्रिंसिपल का नाम दिया है, और यही इनके नाम से एसोसिएट हो गया है। अगला है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने सबसे पहले प्राइमरी जो आपका बिहेवियर है उसको नोट कर लिया जाएगा। फिर आपको उस जैसे मान लीजिए आपको आर्टिकल्स समझ में नहीं आते हैं, आर्टिकल्स की जानकारी आपकी नल एंड वॉइड है, ठीक है? नया कांसेप्ट है, ज़ीरो है। अब आपको फर्स्ट फ्रेम में क्या दिया जाएगा, सबसे पहले आपको साउंड्स जो है वो दे दिए जाएँगे, किसके, वॉल्स के। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स दे दिए जाएँगे। फिर आगे कह दिया जाएगा तीसरे फ्रेम में कि भई जो वॉल्स के साउंड है, जहाँ कहीं भी वॉल का साउंड आएगा, तो उसमें जो जो आर्टिकल यूज़ किया जाएगा वो होगा एन, और जहाँ जो है अगली स्लाइड में आपको बोल दिया जाएगा कि जो आपका कॉन्सोनेंट है, उस साउंड के लिए जो आपका जो आपका यूज़ किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका आर्टिकल एन ए, ठीक है? अब इस तरीके से 5वीं स्लाइड में इसको जो है वो कंपेयर कर दिया जाएगा, और कंपेयर करके एक मतलब कंबाइन कर दिया जाएगा, और कंबाइन करके एक टेस्ट जो है वो आपके लिए रखा जाएगा, और यदि आप उस टेस्ट को सही से परफॉर्म करते हैं, तो आपका जो लास्ट बिहेवियर है वो देखा जाएगा कि यस, इन्होंने तो सीख लिया है बच्चे ने, और अगर सीख लिया है तो फिर वो जाकर के जो है वो आगे जाएगा। तो ये जो फ्रेम्स हैं, ये कहीं न कहीं बिहेवियर मॉडिफिकेशन का काम कर रही हैं, चीज़ सिखाने का काम कर रही हैं। जैसे स्लाइड्स भी हैं, एक स्लाइड है, फिर दूसरी स्लाइड है, हो सकता है आपको कोई स्लाइड समझ ना आ रही हो, आप पीछे कर रहे हैं उसको, बैक बैक फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर आगे आगे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं आप, ठीक है? फास्ट को कुछ ऐसे भी होंगे मेरी तरह जो 2x स्पीड पे सुनते हैं, क्योंकि अब 1 घंटे की वीडियो है भाई, 30 मिनट में सुननी है तो 2x पे सुननी पड़ेगी। शुरू में दिक्कत आती है, बाद में हैबिचुअल हो जाते हैं हम, ठीक है? तो कोई ऐसा भी करते हैं, कोई स्लो सुनते हैं, जिनको थोड़ी-सी सुनने में दिक्कत आती है, वो तो स्लो सुनते हैं, तो अपनी-अपनी लर्निंग स्टाइल है, अपना-अपना तरीका है सुनने का। इसके बाद जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आएगी, लेकिन अगेन मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, तो वी शुड स्टॉप इट हियर ओनली, एंड विल कंटिन्यू द वीडियो फ्रॉम हियर। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेंड्यूरा की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तब तक आप यहाँ तक रेडी करें, तो अगली वीडियो आपके लिए आ जाएगी। वेंड्यूरा जो है
वो इससे एसोसिएटेड है। तो अभी यहाँ तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में जय हिंद।